मोदी सरकार के 2 साल होने को आए हैं और हमारे साथ हैं पावर और कोल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी। उनसे जानेंगे कि सरकार ने 2 साल में पावर के क्षेत्र में और कोल के क्षेत्र में क्या किया है। तो सबसे पहले तो क्या हमसे ये कह सकते हैं कि इस साल प्रेडिक्शन है कि गर्मी अच्छी ज़्यादा पड़ेगी, तो कंज्यूमर्स के लिए बिजली के लिहाज से ये साल कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, बशर्ते राज्य सरकारों को बिजली खरीदनी पड़ेगी। मैं आपके श्रोताओं को बता दूं कि देश में बिजली की कोई कमी नहीं है, कोयले की कोई कमी नहीं है। हमने पहले से ही कोल प्लांट्स में पर्याप्त मात्रा में कोयला पहुंचा के रखा है। जिधर जिधर बिजली राज्य सरकार खरीदना चाहे वहाँ हम बिजली पहुंचा सकते हैं। कुछ जगहों पे हाइड्रो की कमी के कारण बिजली की समस्या आई, उधर भी हमने व्यवस्था की है कि कोयले की बिजली पहुंच सके। दिल्ली सरकार के साथ भी 2 हफ्ते पहले मैंने उनको बुला के अधिकारियों को, मंत्री को, उनसे आश्वासन लिया है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उन्होंने पूरी तैयारी की है, दिल्ली में भी कम नहीं बिजली की समस्या नहीं होने देंगे। हमारी तरफ से, केंद्र की तरफ से अगर किसी भी राज्य को और बिजली चाहिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और मदद करने के लिए केंद्र सरकार। बिल्कुल उस तरह से आप देखिए तो जनरेशन बिल्कुल अगर पिछले 5 साल से हम मुकाबला करें पिछले साल का तो काफ़ी बड़ा है। 19,000 मेगावाट का जनरेटर पिछले साल करीब 26,000 से ज़्यादा की हुई है। लेकिन पावर पिकअप के इशू पे रेज हो रहा है, स्टेट्स खरीद नहीं रहे हैं। उसके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है? उसी के लिए हमने उदय की योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, स्टेट के डिस्कॉम्स सालों साल से लॉस में चले आ रहे थे और किसी ने कभी चिंता नहीं की। अब आप राजस्थान का उदाहरण देख लीजिए। अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस की सरकार थी 2008 से 13, मात्र 5 वर्ष में 55,000 करोड़ का लॉस जोड़ लिया, एक्स्ट्रा कर लिया, जिसकी वजह से वसुंधरा जी आने के बाद ब्याज ही ब्याज में हर साल 10,000 करोड़ उन्हें लग जाता था और वो बिजली खरीद ही नहीं पा रही थी। उत्तर प्रदेश की तो हालत एकदम ही बदतर है। उधर तो 8-10 साल से जिस प्रकार से डिस्कॉम चला है, आधी जनता को तो बिजली नहीं मिलती। जिसके घर में बिजली है वो कुछ घंटों के बाद चली जाती है, कभी आती है जाती है, पता ही नहीं। इतनी खराब व्यवस्था इस देश में राज्य सरकारों की, कई राज्य सरकारों की थी। तो ये उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना हमने गुजरात वगैरह से सीख के, जहाँ पे अच्छी तरीके से अपने पावर यूटिलिटीज चली हैं, हमने इस उदय को सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में जोड़ के बनाया है। मुझे पूरा विश्वास है जो जो राज्य उदय को ईमानदारी से लागू करेंगे, उन राज्यों में समस्याएं भी कम होंगी, वो उनकी बिजली खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। कई हमने कदम उठाए हैं जिससे उपभोक्ताओं के बिल कम होंगे, जिससे बिजली के दाम कम होंगे, जैसे कोल का स्वैपिंग, रैशनलाइजेशन ऑफ कोल लिंकेजेस, सस्ते दाम पे कोल उपलब्ध कराना देश भर में। इन सब कारणों से मुझे विश्वास है कि राज्य सरकारें पर क्या रीजन है कि अभी भी उदय सिर्फ 8 स्टेट्स ने साइन किया है टाई अप? इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो लगभग 18 दे चुके हैं। कई जगह पे डिस्कॉम है ही नहीं, तो वहाँ पे तो पावर यूटिलिटी चल रही है, तो वो डेट ऑलरेडी स्टेट का ही है, उन्होंने कॉर्पोरेटाइज किया ही नहीं है। कुछ राज्यों में चुनाव चल रहे हैं जो चुनाव के बाद जुड़ जाएंगे। कुछ राज्यों ने कुछ सवाल उठाए हैं जिसकी चर्चा चल रही है, जैसे कर्नाटक में लगभग अंतिम चरण पे है, वो जुड़ने वाले हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम ने इन प्रिंसिपल भेज दिया है। कल ही सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने कहा 3 दिन में हमारा एग्रीमेंट भी कैबिनेट से अप्रूव कर लेंगे या मैं अप्रूव करके भेज दूंगा, रेटिफाई करा लूँ। तो लगभग देश में सबने पहचान लिया है कि उदय का लाभ ही लाभ है, कुछ नुकसान तो है ही नहीं। पर उदय की फाइनेंसिंग को लेकर कुछ प्रॉब्लम है क्या? जरा भी नहीं। पिछले वर्ष हमने 1 लाख करोड़ के उदय बॉन्ड्स मात्र 1 महीने के अंदर निकाल दिए थे और कोई स्ट्रेस नहीं हुआ सिस्टम में। बड़े खूबसूरती से, आराम से वो निकल गए। और जिन ने उदय के बॉन्ड खरीदे, इंटरेस्ट के दर गिरने के कारण उनको प्रॉफिट ही हुआ है, उसमें किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ और बैंक्स खुश हैं। मैंने इंडिविजुअली हर बैंक से बात की, बड़े प्रसन्न है उदय से। दूसरी अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी की, आपने बात की है, आपका टारगेट जो है 175 गीगावाट्स का, क्या ये बहुत ही हाईली एम्बिशियस टारगेट नहीं है? क्या आपको लगता है कि 2022 तक आप इसको मीट कर लेंगे? इस सरकार ने हर एम्बिशियस को टारगेट को बहुत एम्बिशियस रखा है। हम चाहते हैं कि इस देश में जब तक एग्रेसिव टारगेट्स नहीं होंगे, तब इस देश की सही क्षमता बाहर नहीं आएगी। और पर्यावरण इतना गंभीर विषय है कि इसमें तो जितना नवीकरणीय ऊर्जा लगाओ उतनी कम है। तो रिन्यूएबल एनर्जी 1,75,000 मेगावाट इस देश में लगेगा।
2022 के पहले लगेगा और उसके लिए जो कदम उठाने पड़ेंगे ये सरकार उसको एकदम प्लान योजना के तहत कर रही है। मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि ये एग्रेसिव है, लेकिन एग्रेसिव काम करने में ही तो स्वाद है। पर सोलर का जो पावर का मेन जो टैरिफ का इशू है, एनटीपीसी ने बिड तो कर दिया 4 रुपये 34 पैसा प्रति यूनिट, लेकिन जितने भी हमने एक्सपर्ट से बात किया, लोगों से बात की, क्या ये कितना संभव लगता है कि उस रेट पे हम पावर सप्लाई कर पाएंगे? देखिए, एनटीपीसी की बिडिंग हुई है, कई राज्यों की बिडिंग हुई है, ऐसा नहीं है कि एक ही बिड हुई है, कई बिड्स हुई हैं और किधर 4 रुपये 34 है, किधर 4.60 है, किधर 4.67 है। वो तो अलग अलग एरिया की सोलर रेडिएशन कितनी है, काउंटर पार्टी कौन है, एनटीपीसी है या डिस्कॉम है। सोलर पार्क में है तो लैंड और ट्रांसमिशन मिल जाता है, बाहर है तो खुद अरेंज करना पड़ता है। इन सब विषयों को नज़र में रखते हुए प्राइवेट पार्टीज बिड कर रही है और छोटी मोटी पार्टीज नहीं है। कोई यूरोपियन कंपनीज हैं, कोई भारत की AAA कंपनीज हैं, आखिर टाटा पावर है, कोई एक विदेशी मुद्रा से चलने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें लगी हैं। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 बिडर हैं, 20, 18, 25 ऐसे बड़े बड़े मात्रा में लोग इसमें कम्पीट करते हैं। तो ये गलत प्रचार कुछ लोग चला रहे हैं जो इनएफिशिएंट है। आखिर देश में आप भी जानते हैं कि सभी लोग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर बड़ा स्मार्ट है, प्राइवेट सेक्टर में काम अच्छा होता है, सरकार ने भी अपनी कंपनियों को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। आप सब कहते ही हैं, सो कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट की ये धारणा रहती है। तो ये तो प्राइवेट सेक्टर ही बिड कर रहा है, हमने तो कोई जबरदस्ती नहीं करी किसी के साथ, हमने तो एक ईमानदार नहीं। पर क्या ये फिर वही नहीं होगा कि आपको याद होगा टेलीकॉम सेक्टर में 1995-96 में जब रेवेन्यू शेयरिंग की बात हुई थी, बहुत हाईली बिड किए थे कंपनियों ने, बाद में गवर्नमेंट आपकी ही सरकार एनडीए की गवर्नमेंट थी, 9,000 करोड़ माफ करना पड़ा था। ऐसा है कि वो वन टाइम बिड हुई थी और उसी में पता चल गया कि गलत है। अभी जो बिडिंग हो रही है ये तो बार बार होते जा रही है। अभी परसों मंगलवार को एनटीपीसी ने नॉन सोलर पार्क की बिड तेलंगाना में की, जहां हम जमीन और ट्रांसमिशन भी नहीं दे रहे, खुद अपने आप व्यवस्था करेगा। उसमें 350 मेगावाट की बिडिंग थी, 4 रुपये 67 पैसे, 4.66 से 4.67 में सब प्रोजेक्ट्स गए और सब अच्छी कंपनियां, सब कंपनियां जो प्रोजेक्ट लगाएंगी सक्सेसफुल कंपनियां। तो ये क्रिटिसाइज करने वाले इसकी गहराई में नहीं जाते। जो स्मार्ट बिडर्स हैं वो गहराई में देख के समझ के, आखिर ब्याज के दर गिर रहे हैं, सोलर की जो कैपिटल इक्विपमेंट लगता है उसके दर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे गिर रहे हैं। हम एनटीपीसी से जब बिड करते हैं तो काउंटर पार्टी रिस्क कम हो जाता है, इक्विटी रिटर्न भी आदमी कम से संतुष्ट हो जाता है। रीपावरिंग हमने ऑटोमेटिकली अलाउ किया है, सेल अलाउ किया है, प्रोजेक्ट लग जाने के बाद आप बेच सकते हैं 6 महीने के बाद। तो हमने काफ़ी सोच समझ के ऐसा प्रोसेस बनाया है जिसमें ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता हो, ईमानदारी हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, सबको सामान्य मौका मिले बिड करने का। इसलिए इतने अच्छे। दूसरा एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जिसको काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, जैसे कि पावर बचाने की एलईडी इनिशिएटिव हो या रेटेड रेफ्रिजरेटर या फैन की बात हो, वो कितना सक्सेसफुल हो रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट आगे क्या प्लान है और उससे क्या मोनेटाइजेशन भी हो रहा है उसका? देखिए, एक छोटी सी चीज़ थी एलईडी बल्ब। 2013-14 में हमारी सरकार आने के पहले एलईडी बल्ब 7 वॉट का 310 रुपए में खरीदा जाता था और मात्र पूरे वर्ष में 6 लाख बल्ब। हमने क्या किया, पिछले वर्ष में 9 करोड़ बल्ब दिए। 1 रुपए की सब्सिडी नहीं, पहले तो सब्सिडी दी जाती, पर कीमत, क्योंकि हमने ईमानदारी से किया, इकोनॉमीज और स्केल का लाभ लिया, बड़े पैमाने पे प्रोग्राम किया, देश भर में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया, सस्ते दर में लोगों को दी, मात्र 10 रुपये पहले दो और फिर बचत में से 10-10 रुपये 8-9 महीने के लिए दो और आपका बल्ब 3 साल की गारंटी। वैसे तो बल्ब 7-8-10 साल चलते। पर इससे गवर्नमेंट कितनी पावर बचा रही है? गवर्नमेंट को इसमें 1 रुपए की बचत नहीं है। पावर देश के लिए कितनी? गवर्नमेंट को इसमें से 1 रुपए की बचत नहीं है, पूरी बचत हम जनता को देते हैं। और भारत की जनता के इलेक्ट्रिसिटी बिल में जब ये प्रोजेक्ट समाप्त हो जाएगा तो 40,000 करोड़ रुपए की बचत सालाना भारत की जनता को इसका लाभ मिलेगा। ऑलरेडी जो 10 करोड़ 30 लाख बल्ब बढ़ चुके हैं, उससे आज के दिन लगभग 6,000 करोड़ रुपए सालाना आज के दिन बचना शुरू हो गया जनता के बिलों में, और ये बढ़ते ही जाएगा।
कभी खबर आई थी कि रेलवे के साथ टाई अप हो रहा है पावर मिनिस्ट्री का, कि 35,000 किलोमीटर जो रेलवे की लाइन है वो पावर मिनिस्ट्री फ्री में बना के देगी रेलवे को। तो इसका रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, कैसे? ये इसको हमने और गहराई से जब असेस किया तो 35,000 किलोमीटर जरूर अनइलेक्ट्रिफाइड है, पर पैसे जो ट्रैफिक है इन लाइंस पे उसको जब मद्देनजर रखें तो प्रायोरिटी पे करीब 16-17 हज़ार किलोमीटर इलेक्ट्रीफाई करने में इकोनॉमिकल बेनिफिट है। बाकी जो 17,000-18,000 है उसकी यूटिलाइजेशन कम होने के कारण उसमें पेबैक आसानी से बनता नहीं है। तो पहले हम फोकस 17,000 पे कर रहे हैं। इसमें निशुल्क पावर मिनिस्ट्री तैयार है अपने ESL के माध्यम से इसको पूरा इलेक्ट्रीफाई करने के लिए अगले 3 वर्षों में, जिससे जो डीजल की बचत होगी रेलवे मिनिस्ट्री की, डीजल की बचत को एक तरफ पकड़ के बिजली जो खपत होगी उस खपत का खर्चा उसके सामने जोड़ के जो ओवरऑल फाइनेंशियल सेविंग पैसे की बचत रेलवे की होगी उसका 75% जाएगा पावर मिनिस्ट्री ने जो निवेश किया है इसको लगाने में उसके भुगतान करने के लिए, और 25% सेविंग रेल मंत्रालय उसका लाभ ले सके। पर टोटल कितने साल में ये पूरा हम कोशिश करेंगे 3 साल में इसको पूरे को किया जाए। 3 साल में प्रोजेक्ट को बनाएंगे। और पावर मिनिस्ट्री का पैसा कितने साल में मेरे ख्याल से 10 साल में वो पैसा और उसके ऊपर एक फेयर रिटर्न पावर मिनिस्ट्री के उपक्रम को मिल जाएगा। दूसरी जो एक बात, और देश की विदेशी मुद्रा बचेगी, बिल्कुल डीजल इंपोर्ट कम होगा। और देश में हम बिजली तो हम खुद बनाते हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट है, उसकी बिक्री और बढ़ेगी। इट्स अ विन विन फॉर इंडिया। बिल्कुल। दूसरी जो बात हो रही है कि भारत पूरे देश में जब वन ग्रिड हो तो वन टैरिफ रेट क्यों नहीं हो पावर की? ऐसा है कि टैरिफ रेट तो रेगुलेटर सेट करते हैं एक राज्य की अपनी मजबूरियों के कारण। किसी में किसानों को ज़्यादा बिजली लगती है तो क्रॉस सब्सिडी का उसमें एलिमेंट होता है, गरीबों को सस्ती बिजली मिले, ये सब प्राथमिकताएं हैं हर सरकार की और हम उन प्राथमिकताओं का सम्मान करते हैं। गरीबों को, किसानों को सस्ती बिजली मिले, निशुल्क बिजली मिले, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसका जो बाकी जो पैसा है वो बाकी टैरिफ पे लोड होता है, उसके हिसाब से हर राज्य में बिजली का टैरिफ सेट होता है। लेकिन हमारी तरफ से पावर एक्सचेंज में अगर 24 घंटे बिजली उपलब्ध हो, जो जिस राज्य को जब बिजली की जरूरत हो वो जाके इस एक्सचेंज से खरीद सके, ये व्यवस्था इस सरकार ने मजबूत की है। अभी अभी एक दीप पोर्टल लॉन्च किया जिसमें शॉर्ट टर्म परचेज ऑफ पावर भी रिवर्स ऑक्शन से बहुत सस्ते दरों पे कुछ राज्यों ने खरीदी है। उत्तराखंड ने खरीदी है, कोई 1-2 और राज्यों ने, केरल ने खरीदी है। ऐसे ही हमारी विद्युत प्रवाह ऐप से हम देश भर में हर समय पे 15-15 मिनट के स्लॉट में क्या दाम पे कितनी बिजली मिल सकती है, खरीदी जा रही है, ये जानकारियां देशवासियों को देते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से हम ट्रांसमिशन ग्रिड को और मजबूत कर रहे हैं और बिजली की पर्याप्त मात्रा में उत्पादन हो रहा है, आगे चल के पूरे देश में किसी भी समय कोई भी राज्य जब खरीदना चाहे बिजली तो पावर एक्सचेंज से उसको 24 घंटे एक ही दाम पे बिजली मिलने का हमारी सफलता होगी। दूसरे कुछ इशूज आ रहे हैं रेगुलेटर्स को लेके कि क्या हर स्टेट का अलग रेगुलेटर है, रेगुलेटर्स को की जो जजमेंट्स होते हैं उनसे बहुत इम्पैक्ट होता है। तो क्या कुछ ऐसी बात है कि जो नई इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट आ रही है उसमें 2 चीज़ें बड़ी है, एक तो रेगुलेटर वाली और दूसरी चीज़ बड़ी है उसमें कि कंज्यूमर्स को चॉइस हो कि पावर वो किससे खरीदे, मल्टीपल ऑपरेटर्स की बात है, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात है। इस पे क्या हो रहा है सरकार की? इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट तो अभी भी पार्लियामेंट के संज्ञान में है, पार्लियामेंट में पास होना है। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कुछ चीज़ें आई हैं, उसको पकड़ के हमने पार्लियामेंट के सामने वो एक्ट पेश करके पास कर लेंगे। लेकिन हमने टैरिफ पॉलिसी में बाकी एडवाइजरी से चीज़ों को इतना सरल बनाया है और इतनी क्लैरिटी लाने की योजना बनाई है जिससे काफ़ी जो कन्फ्यूजन था टैरिफ सेटिंग में वो सरल किया जा रहा है। आज ही के अखबार में मैं पढ़ रहा था कि CERC सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने करीब 700 केसेस का जो बैकलॉग है उसको जल्द से जल्द निपटाने का, ख़त्म करने की योजना बनाई है। और अब जो क्लैरिटी आ गई है टैरिफ पॉलिसी में उसको मद्देनज़र रखते अब काफ़ी चीज़ें सरल हो जाएंगी। तो अब ये रेगुलेटरी कन्फ्यूजन में शायद इस देश को उलझना नहीं पड़ेगा।
दूसरा, अभी तक चलिए पावर सेक्टर में, कोल मिनिस्ट्री भी आपके साथ, अगर कोल सेक्टर की बात करें तो जो सबसे बड़ा कमेंट एक ये आ रहा है कि कोल जो ऑक्शन हुआ उसमें काफी एग्रेसिव बिडिंग की है काफी कंपनियों ने, और ये तो वही बात हो गई कि हाँ, प्राइवेट सेक्टर ने बिडिंग की है, मैंने तो ईमानदारी से बिल्कुल बिडिंग ईमानदारी से हुई सब कुछ, लेकिन क्या वहां पे एक फिर फेलियर होगा? अब क्या आप चाहते हैं कि मैं लोगों को बोलूं कि आप कम बिड करो? मैं तो नहीं बोल सकता, ये तो उनका निर्णय है। प्राइवेट कंपनीज बड़ी समझदार होती हैं, जैसा कई विशेषज्ञ कहते हैं, तो मैं समझता हूँ बड़े समझदारी से उन्होंने बिडिंग की होगी। पर वो कोयला निकलेगा समय पे, ये चीज है कि क्या फिर वो बिडिंग हो गई है लेकिन वो लेके बैठे निकलेगा और उसका लाभ लेंगी एक कंपनी। कब जो टाइमलाइन उसके साथ कोई फिक्स नहीं हुई है? देखिए, उसमें कुछ जो स्टेट्स को दी गई थी ऑपरेटिंग माइंस, उसमें कुछ कानूनी दावपेच चल रहा है, कुछ कोर्ट में 13 महीने फंसी हुई हैं, तो वो मामला जब तक कोर्ट से सेटल होगा वो शुरू नहीं हो पा रही है। 10-12 महीने तो चल रही हैं अच्छी स्मूथली, कुछ और मायने भी और कोर्ट में, प्राइवेट मायने भी कुछ कोर्ट में गए हैं, हम नहीं गए, प्राइवेट लोग गए हैं, तो उसकी वजह से अटकी हुई है। थोड़ी सी मायने हैं जहाँ पे माइनिंग लीजेस राज्य सरकारों से नहीं आई हैं, या कुछ में एनवायरनमेंट क्लियरेंस में कुछ कमियां हैं, उसको हम लगातार फॉलोअप कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आज ही मुझे कोल सेक्रेटरी का नोट आया, 5 माइनिंग लीजेस की जानकारियां थी झारखंड की, और तुरंत मैंने चीफ मिनिस्टर से आज ही पार्लियामेंट से बात की और उनको रिक्वेस्ट किया है कि इसको फास्ट ट्रैक किया जाए। दूसरा, एक कोल इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है जो कि काफी दिनों से, वो क्या उस पर कुछ आगे काम हो रहा है? कब तक हो सकता है? कोई टाइमलाइन? आपने मिस किया, कोल इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट एक बार हो चुका है। हाँ। और बड़े सफलता से हुआ, और जब भी वित्त मंत्री, अभी फिर बात हो रही है 10% स्टेक बेचने की। वित्त मंत्री की कमेटी है जो इन चीजों पे निर्णय लेती है, और जब भी वो कमेटी निर्णय लेगी तो कोल इंडिया की डिसइन्वेस्टमेंट करी जा सकती है। पर अभी उस पे कोई बात नहीं चल रही है। स्टॉक एक्सचेंज में क्या प्राइस है, आगे की क्या एक्सपेक्टेशन है, उन तर्कों को देख के वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय इन चीजों को तय करते हैं। दूसरा, एक गैस बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं उनको गैस की शॉर्टेज हो रही है, उसके लिए क्या प्लान है गवर्नमेंट का? तो आज के दिन गैस के इंटरनेशनल प्राइस इतने गिर गए हैं कि कोई शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम नहीं है, जिसको चाहिए वो गैस खरीद के गैस प्लांट्स चला सकते हैं। लेकिन मैं जब मंत्री बना 2 वर्ष पहले और प्रधानमंत्री जी की सरकार आई, तब मोदी जी को ये बड़ी बात चुभती थी कि इस देश में 24,000 मेगावाट के गैस बेस्ड प्लांट्स लगे लेकिन ठप पड़े हैं, क्योंकि सरकार ने इनके लिए गैस को उपलब्ध कराने में विचार या उस पर चिंता करी नहीं पहले। तो इस सरकार ने उसकी चिंता की और एक बहुत ही इनोवेटिव मॉडल, जिसमें रिवर्स बिडिंग से हमने गैस को बिड आउट किया पूलिंग करके, उससे लगभग 11,000 मेगावाट के गैस बेस्ड प्लांट्स को पुनः स्थापित कर दिया, पुनः उनकी प्रोडक्शन शुरू हो गई। और मैं समझता हूँ आगे आने वाले दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि परमानेंटली इसका रेजोल्यूशन कुछ बने, कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बातचीत करके गैस को अवेलेबल करवाएं अफोर्डेबल प्राइसेस में। बिल्कुल पीयूष गोयल जी, जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इस गर्मी में लोगों को क्वालिटी बिजली और 24/7 बिजली मिले, और सरकार, मैं आशा करता हूं कि आपका सहयोग मिलता रहे और आप दर्शकों को ये अवगत कराते रहें कि बिजली अवेलेबल है। राज्य सरकार के साथ वो चर्चा करें और राज्य सरकार से कहें कि जब बिजली मिल सकती है तो हमें 24 घंटे दीजिए। मिस्टर पीयूष गोयल, जी बिजनेस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे पावर मिनिस्टर से कि देश में पिछले 2 साल में पावर और कोल सेक्टर के बारे में क्या क्या हुआ है। काफ़ी रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन आने वाले 3 साल सरकार के लिए काफ़ी क्रिटिकल होंगे। अगर सरकार को पावर फॉर ऑल 2022 तक करना है, उसके लिए काफ़ी कुछ करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस से बात करने के लिए। थैंक यू।